हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या देखा था? हम लोगों ने देखा कि सीमेंट क्या होता है, सीमेंट सीमेंट का क्या कार्य होता है, वह किस काम में उसका उपयोग लाया जाता है, उसकी क्या उपयोगिताएं होती हैं, और सीमेंट का यूज़ करने पर क्या होता है कि वो हमको जो हम लोग मकान बनाते हैं उसमें वो क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। सीमेंट का निर्माण कैसे होता है, सीमेंट कितने प्रकार के होते हैं, हम लोगों ने इसके बारे में विस्तार से पढ़ा था। हमने क्या देखा था कि सीमेंट का कार्य क्या होता है, ये बांधने का कार्य करता है कि पहले, और हम सीमेंट को कई चीज़ों से मिक्स करके, कई चीज़ों को मिलाकर हम सीमेंट का निर्माण करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा जिस तरीके से हम ईंट का निर्माण कई चीज़ों से करते हैं, उसी तरीके से हम सीमेंट का निर्माण कई चीज़ों से मिलाकर सीमेंट का निर्माण करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा, फिर हम लोगों ने सीमेंट के कई प्रकार देखे और सीमेंट का निर्माण किसने किया था। हम लोगों ने देखा सीमेंट का निर्माण किसने किया था, जोसेफ ने किया था। किसने किया था सीमेंट का निर्माण? जोसेफ ने किया था। और ये कहाँ का रहने वाला था? ये कहाँ का रहने वाला था कि जो पोर्टलैंड का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? पोर्टलैंड का रहने वाला था। वहाँ का ये निवासी था। कौन? जोसेफ। और इसने कई प्रकार के सीमेंट बनाए, और जिसमें जो पहला साधारण सीमेंट जो था, इसने पहला साधारण सीमेंट क्या दिया था? पोर्टलैंड के नाम से दिया था। और भी कई प्रकार के हमने सीमेंट देखे कि सीमेंट जो होता है वो सफ़ेद सीमेंट होता है, और कौन सा सीमेंट होता है कि धमन भट्टी तो सीमेंट होता है। तो इस तरीके से हमने कई प्रकार के सीमेंट देखे। अब हम देखेंगे कि उसके बाद हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक थर्मोप्लास्टिक होती है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। और हमने क्या देखा था कि प्लास्टिक के बारे में देखा था। फिर हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में, हमने उसके दूसरे क्लास में हम लोगों ने देखा कि संवातन के बारे में हमने जाना कि संवातन क्या होता है, कि शुद्ध वायु का आना और अशुद्ध वायु का बाहर जाना, ये क्या कहलाता है? संवातन कहलाता है। और अगर संवातन की अच्छी व्यवस्था घर में नहीं है तो क्या होता है कि अगर अच्छी संवातन घर में संवातन की व्यवस्था नहीं है, संवातन नहीं है, तो इससे क्या होगा? घर में सीलन लगेगा, कीड़े मकोड़े पनपेंगे बहुत ज़्यादा, व्यक्ति वो अस्वस्थ हो रहेंगे, उसमें बीमारियाँ ज़्यादा पनपेंगी। तो हमने संवातन के बारे में देखा था। और क्या कि हमने वायु के बारे में पढ़ा था। कौन सी वायुमंडल में जो होती है, कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है? कि नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन। फिर उसके बाद ऑक्सीजन, और हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था। फिर कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा। कार्बन डाइऑक्साइड, हमने इन तीनों की गैसों के बारे में विस्तार से पढ़ा। उसके बाद अब हम आज देखेंगे कि संवातन क्या है। संवातन के बारे में, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि ये 2 प्रकार की होती है। ये प्राकृतिक भी होती है, और क्या होती है? मानव। ये प्राकृतिक भी होती है और कृत्रिम भी होती है। तो संवातन क्या है कि शुद्ध वायु का अंदर आना और अशुद्ध वायु का बाहर जाना। बाहर जाना, ये क्या है कि शुद्ध वायु का अंदर आना और अशुद्ध वायु का बाहर जाना। ये क्या कहलाता है? संवातन कहलाता है। संवातन जो होता है कि संवातन के लिए क्या, अगर संवातन कहाँ अच्छी नहीं होगी कि अगर जैसे बहुत ज़्यादा आप रूम में सामान रख दे रहे हैं, बहुत एकदम घना है, सामान बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर संवातन जो है अच्छा नहीं होगा। और अगर बहुत ज़्यादा लोग किसी रूम में बहुत ज़्यादा लोग रहेंगे, तो आप देखिए बहुत भीड़ में भी सांस लेने में दिक्कतें आती हैं। तो बहुत ज़्यादा भीड़ में, और ऐसी एरिया में कि जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो और वहाँ पर जैसे ज़्यादा स्पेस ना हो, बहुत घनी बस्ती हो, ऐसी जगहों पे संवातन अच्छा नहीं होगा। तो
मतलब संवातन कहाँ कहाँ पर अच्छे होते हैं और कहाँ अच्छे नहीं होते हैं। अब हम देखेंगे तो संवातन क्या है कि शुद्ध वायु का आवागमन और अशुद्ध वायु का निष्कासन। क्या है? शुद्ध वायु का आवागमन और क्या? अशुद्ध वायु का निष्कासन। अशुद्ध वायु का निष्कासन, यही क्या कहलाता है? संवातन कहलाता है। शुद्ध वायु का आवागमन मतलब शुद्ध वायु जो है वो अंदर आए और अशुद्ध वायु बाहर जाए, यही क्या कहलाता है? यही संवातन कहलाता है। और संवातन जो होती है ये इसकी प्रक्रिया 2 प्रकार से होती है। कौन कौन सी? इसको देखते हैं कि संवातन जो होती है इसकी प्रक्रिया 2 तरीके से होती है। कौन कौन सी? इसकी प्रक्रिया 2 तरीके से होती है। ठीक, कौन कौन सी होती है? प्राकृतिक और दूसरा क्या है? कृत्रिम। पहला क्या था? प्राकृतिक है और दूसरा क्या है? कृत्रिम होती है। तो ये 2 प्रकार से होती है। अब हम पहले प्राकृतिक के बारे में देखते हैं। इसमें क्या है कि चूसड़ है, चूसड़, विसरण और संवहन ना, ये 3 कौन कौन से? चूसड़, विसरण, संवहन, ये 3 प्राकृतिक तरीके से संवातन होते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या होते हैं? प्लीनम पद्धति और निर्वातक पंखे और वातानुकूलन, उसके बाद मिश्रित व्यवस्था। तो प्राकृतिक में क्या था? चूसड़, विसरण, संवहन। और कृत्रिम में क्या है? प्लीनम पद्धति, निर्वातक पंखे और क्या है? वातानुकूलन, मिश्रित व्यवस्था। ये 4 हो गए। अब हम एक एक के बारे में इसको डिटेल से समझेंगे कि चूसड़ क्या है। जो पहले प्राकृतिक है हम उसको समझते हैं कि चूसड़ का अर्थ क्या होता है कि दबाव। चूसड़ मतलब कोई चीज़ का मतलब दबाव डालना। जैसे कि अगर ये मतलब हवा का क्या है? वायु का, कि अगर वायु जो है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो कैसी गैस होती है? वो हल्की होती है। और ऑक्सीजन गैस कैसी होती है? ये भारी गैस होती है। तो इसमें एस्पिरेशन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्पिरेशन बोलते हैं। ये क्या होता है? ये प्रक्रिया किसकी वजह से होती है? ये प्रक्रिया खुद की वजह से, मतलब ये खुद के गुणों की, यह प्रक्रिया वायु के खुद के गुणों की वजह से होती है। ठीक, और इसमें क्या होता है कि वायु के अधिक दबाव से वायु के अधिक दबाव से वायु जो होता है ये अधिक दबाव से क्या होते हैं? कम दबाव की ओर जाते हैं। वायु अधिक दबाव से कम दबाव की ओर जाते हैं। कम दबाव की ओर जाते हैं। और मतलब इसमें क्या है कि यह प्रक्रिया वायु के जो चूसण की प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं एस्पिरेशन, तो ये क्या होती है? ये प्रक्रिया वायु के खुद के गुणों की वजह से होती है। और ये वायु जो होता है अधिक दबाव से कम दबाव की ओर जाते हैं। कि इसमें क्या होता है कि जैसे ही गैसें
जैसे ही गैसें कम दबाव की ओर बढ़ेंगी तो यह रोशनदान खिड़की से बाहर रोशनदान खिड़की से बाहर निकल जाएंगी। और जब यह कि बाहर जब निकल जाएंगी तो नीचे जो होता है, जो खाली स्थान बचेगा, नीचे शुद्ध गैसें आ जाएंगी। नीचे शुद्ध गैस अपना जगह ले लेगी। ठीक, इसको देखते हैं एक बार फिर से समझिए इसको। चूसड़ क्या है? इसको बोलते हैं एस्पिरेशन। चूसड़ को क्या बोलते हैं? एस्पिरेशन। यह प्रक्रिया वायु के खुद के गुणों की वजह से होती है। वायु का एक खुद का गुण होता है कि जब वायु जो होती है कि अगर उसको मतलब वो एक तरीके से अगर एक जगह से हटती है तो वहाँ पर दूसरी गैस अपना स्थान खुद ले लेती है। जैसे वायु का क्या है खुद का गुण कि वायु अधिक दबाव से कम दबाव की ओर जाती है। वायु का किस ओर से किस ओर की तरफ जाती है? अधिक दबाव से कम दबाव की ओर जाती है। जैसे ही गैसें कम दबाव की ओर बढ़ेंगी, मतलब कि जैसे ही गैसें कम दबाव की ओर बढ़ेंगी तो यह रोशनदान और खिड़की से बाहर निकल जाएंगी और नीचे शुद्ध गैस अपना जगह ले लेगी। जैसे कि ये आप समझिए कि ये रूम है, ठीक, ये रूम है और कि यहाँ पर जो है ये शुद्ध वायु आ रही है, ठीक, और ये जो यहाँ पर क्या है कि शुद्ध वायु है और ये क्या है? रोशनदान है और यहाँ पर दरवाज़ा है, ठीक। ये देखिए यहाँ पे ये दरवाज़ा लगा हुआ है और ये क्या है? रोशनदान वगैरह है, ठीक। अब रोशनदान है और ये क्या है? दरवाज़ा है। अब यहाँ पर जब यहाँ से हवा बाहर से जो शुद्ध वायु आएगी ये धक्का देते हुए अंदर आएगी तो यहाँ पर क्या हुआ? अधिक दबाव पड़ा, ठीक। जब ये अधिक दबाव पड़ा और यहाँ से जब ये अशुद्ध वायु यहाँ पर रहेंगी तो ये हल्की हो जाएंगी और ये ऊपर उठ जाएंगी। ऊपर उठकर ये कहाँ से बाहर चली जाएंगी? रोशनदान से बाहर चली जाएंगी और शुद्ध वायु जो होती है ये अपना स्थान ग्रहण कर लेगी। मतलब अशुद्ध वायु जो है ये ऊपर उठकर जब चली जाएगी तो जो शुद्ध वायु है ये अपना स्थान ग्रहण कर लेगी। तो इसका क्या है? ये वायु जो होता है अधिक दबाव से कम दबाव की ओर जाते हैं। तो ये क्या है कि चूसड़ जो एस्पिरेशन की प्रक्रिया कैसे होती है? ये खुद के गुणों पर वायु के ये खुद के गुणों की वजह से होती है। वायु का खुद का गुण क्या होता है कि यह अधिक दबाव से किधर जाती है? अधिक दबाव से कम दबाव की ओर जाती है। जैसे हमने बताया कि ऊपर रोशनदान है और नीचे क्या है? ये दरवाज़ा है, ठीक। जब यह अधिक दबाव से कम दबाव की ओर जाती है तो ये क्या है कि यहाँ से जब अधिक दबाव पड़ेगा यहाँ से शुद्ध वायु बाहर मतलब अंदर आएगी, अंदर प्रवेश करेगी तो जो अशुद्ध वायु होगी, अशुद्ध वायु जो होती है वो हल्की हो जाती है और ये हल्की होने पर ये किधर? रोशनदान से बाहर निकल जाएगी। मतलब जब यहाँ की वायु ऊपर उठकर बाहर निकल जाएगी तो यहाँ पर शुद्ध वायु अपना स्थान खुद ग्रहण कर लेगी। तो यही क्या है कि चूसड़ की प्रक्रिया यानी एस्पिरेशन कहते हैं इसे। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि विसरण। विसरण का अर्थ क्या होता है? फैलना, ठीक। विसरण का अर्थ क्या होता है? मतलब फैलने से इसका मतलब फैलना मतलब गैसों का फैलना, ठीक है। गैसों के फैलने से इसका तात्पर्य है कि मतलब गैसों के फैलने से इसका तात्पर्य है कि जो गैस जितनी हल्की होगी उतनी ही फैलेगी।
उतनी ही फैलेगी। और क्या होगा कि खिड़कियों से जब जो जितनी हल्की होगी, जो गैस हल्की होगी वो उतनी ही फैलेगी और जो खिड़की वगैरह बने होते हैं उससे वह बाहर निकल जाएगी, फैलेगी और जिससे खिड़कियों से बाहर निकल जाएगी, जिससे खिड़कियों से निकल जाएगी। तो हमने क्या कहा कि विसरण का अर्थ होता है फैलना। तो गैसों के फैलने से इसका तात्पर्य है कि जो गैस जितनी हल्की होगी वह उतनी ही फैलेगी। जब गैस हल्की है तो वो फैलेगी और जो खिड़की वगैरह बने होते हैं वहाँ से वो बाहर निकल जाएगी। इसका तात्पर्य है कि जब हम सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और जब हम सांस छोड़ते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वह क्या होती है, वह अशुद्ध हो जाती है, अशुद्ध गैस रहती है और वह क्या होती है, हल्की होती है। तो हल्की होने पर वह क्या होती है, फैल जाती है और फैलने पर वो क्या होती है, खिड़की से बाहर निकल जाती है। और जब वहाँ से जगह खाली हो जाती है तो शुद्ध वायु जो होता है वह शुद्ध वायु अपना स्थान ग्रहण कर लेती है। हमने क्या कहा, विसरण क्या होता है कि गैसों के फैलने से इसका तात्पर्य है कि जो गैस जितनी हल्की होगी उतनी ही फैलेगी और फैलकर खिड़कियों से बाहर चली जाएगी। जो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हम निष्कासन करते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते तो इससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये अशुद्ध होती है और ये क्या होती है कि हल्की हो जाती है। हल्की होने पर ये क्या होती है, फैल जाती है। फैलने पर जब ये फैल जाएगी तो वहाँ स्पेस खाली होगा। और ये वायु का खुद का गुण होता है कि अगर वो फैलेगा, अपना स्थान खाली करेगा तो वहाँ पर दूसरी गैस अपना स्थान ले लेगी और क्या होगा, वहाँ पर ऑक्सीजन जो बाहर की शुद्ध वायु होती है वह अपना स्थान ले लेती है। तो जिससे क्या होगा कि यही प्रक्रिया क्या कहलाई, विसरण की प्रक्रिया कहलाई। क्या कहलाई, विसरण। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमने क्या देखा, चूसण देखा और विसरण देखा। अब नेक्स्ट देखेंगे संवहन। क्या देखेंगे, संवहन। संवहन क्या देखेंगे, संवहन। संवहन क्या होता है, इसको हम देखेंगे कि गैस जो होते हैं यह कई सारे अणुओं से मिलकर बने होते हैं। क्या होते हैं, गैस कई सारे अणु से मिलकर बने होते हैं। तो गैस कई सारे अणु से मिलकर बनते हैं। जैसे जैसे ये अणु गर्म जैसे ये अणु गर्म होते जाते हैं वो क्या होते हैं, वो हल्के होते जाते हैं। हल्के होते जाते हैं। और हमने क्या बताया कि जो गैस हल्की हो जाएगी तो वो क्या होगी, हल्की होने पर वो ऊपर उठ जाएगी। तो वैसे वो जैसे ये अणु जो होते हैं गर्म होते जाते हैं वो हल्के होते जाते हैं और हल्के होने पर ऊपर उठते जाते हैं। हल्के होने पर ऊपर उठते जाएंगे और क्या होगा, रोशनदान से बाहर निकल जाएंगे। रोशनदान से बाहर निकल जाएंगे
बाहर जब वो रोशनदान से बाहर निकल जाएंगे और नीचे जब नीचे जो भी गैसें हैं मतलब वो गैस हल्की होने पर ऊपर उठ जाएगी और रोशनदान से बाहर निकल जाएंगे, तो जो नीचे जगह खाली होगी तो क्या होगा, तुरंत वहाँ पर शुद्ध वायु अपना स्थान यानी ऑक्सीजन अपना स्थान ले लेगी। तो निकल जाएंगे तो वहाँ पर तो खाली यानी नीचे ऑक्सीजन अपना स्थान ले लेगी। तो हमने देखा चूसड़ और क्या देखा हमने, चूसड़, विसरण और संवहन। तो संवहन क्या है कि हमने बताया कि गैस जो होते हैं ये कई सारे अणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो जब अणु जो कई सारे अणुओं से मिलकर बने होते हैं, जब जैसे जैसे ये अणु जो होता है ये अणु गर्म होते जाएंगे तो क्या होगा, ये हल्के होते जाएंगे और हल्के होने पर जब कोई भी गैस हल्की हो गई है तो क्या होगा, वो ऊपर उठ जाएंगे। जब ऊपर उठ जाएंगे तो नीचे जो होता है वह नीचे जो खाली जगह भरेगी रहेगी, ऑक्सीजन जो होता है वहाँ पर अपना स्थान ग्रहण कर लेगी, अपने आप स्वतः ही अपना स्थान ले लेगी। यही क्या है, संवहन की प्रक्रिया है। ये तीन क्या होते हैं, यही और इसी में एक क्रॉस वेंटिलेशन जिसको बोलते हैं पारगामी संवातन, मतलब जो आमने सामने खिड़की और दरवाजे लगे होते हैं इसको क्रॉस वेंटिलेशन मतलब आमने सामने, मतलब एक तरफ से शुद्ध वायु आ रही है और दूसरी तरफ से अशुद्ध वायु बाहर जा रही है। यही क्या कहलाता है, पारगामी संवातन कहलाता है, जिसको बोलते हैं क्रॉस वेंटिलेशन। क्या बोलते हैं, क्रॉस वेंटिलेशन। तो ये चार तरीके के हम लोगों ने पढ़े, कौन कौन से, चूसड़, विसरण, संवहन और क्रॉस वेंटिलेशन या पारगामी संवातन। तो ये हमने चार पढ़े। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, क्या देखेंगे कि ये अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, प्राकृतिक देखा। अब हम देखेंगे कृत्रिम। क्या देखेंगे, कृत्रिम। इसमें पहला देखते हैं, पहला क्या है कि प्लीनम सिस्टम। अब ये प्लीनम सिस्टम क्या है, इसको देते हैं, ये विद्युत चालित साधारण पंखे होते हैं। प्लीनम सिस्टम क्या होते हैं, इसको कहते हैं विद्युत चालित, जो हम लोग जो ऐसे नॉर्मल ऐसे पंखे लगे होते हैं ऊपर, तो इसको कहते हैं विद्युत चालित साधारण पंखे। इसी को बोलते हैं प्लीनम सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लीनम सिस्टम। और इसमें क्या होता है कि स्वस्थ ताजी वायु को बाहर से भीतर खींचता है और अशुद्ध वायु अब इसको समझते हैं कि प्लीनम सिस्टम क्या है। प्लीनम सिस्टम इसको बोलते हैं विद्युत चालित साधारण पंखे। इसमें क्या होता है कि जो स्वस्थ ताजी वायु को, मतलब ये क्या करता है, पंखा क्या करता है, जो स्वस्थ और ताजी वायु बाहर की वायु होती है उसको वह अंदर की तरफ खींचता है, खींच कर उसको तेज़ी से पटक देता है। और जब वो तेज़ी से पटकता है तो जो वहाँ की अशुद्ध वायु होती है वो फैल जाती है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल में देखेंगे कि जैसे कोई तालाब है, क्या है, तालाब, ये तालाब है, ठीक। तालाब में आप इसको एक पत्थर मारिए, क्या मारेंगे, पत्थर मारेंगे। अब जब यहाँ बीच में आप पत्थर मारेंगे तो यहाँ पर पानी जो है वो क्या होगा, पानी इधर 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 ऐसे से हट जाएगा ना, ठीक। यही क्या, अब इसको देखिए, इसी को समझते हैं
कि जैसे कि ये पंखा लगा है, ठीक, पंखा अभी आप देखिए कहीं रूम के बाहर या धुआं वगैरह कुछ भी हो रहा है, लेकिन अगर रूम में फ़ैन चल रहा है तो क्या बाहर की वायु को खींचता है, जिसकी वजह से कि धुआं जो है बाहर से अंदर आ जाएगा। तो यही सेम यही चीज़ें हैं कि स्वस्थ और ताज़ी वायु को, ये प्लीनम सिस्टम इसको बोलते हैं, विद्युत चालित साधारण पंखे, कि स्वस्थ ताज़ी वायु को बाहर से भीतर खींचता है और खींच कर ये तेज़ी से एक स्थान पर पटक देता है, और वहाँ पर जो अशुद्ध वायु रहती है वह इस तरीके से बिखर जाती है, या ये देखिए अशुद्ध वायु है ये इस तरीके से हट जाएगी, और यहाँ पर ये तेज़ी से यहाँ पर शुद्ध वायु अपना स्थान यहाँ ऐसे फैल जाएगी। और जब तेज़ी से हटेगी तो यहाँ पर अगर आप रोशनदान या खिड़की वगैरह बनवाए होंगे तभी तो ये बाहर निकलेगी। अगर आप रोशनदान नहीं बनवाए हैं या खिड़की, कोई इसका बाहर जाने का कोई स्थान नहीं, सिर्फ गेट है, तो कैसे, तो वहाँ का संवातन है वो अच्छा नहीं होगा, ठीक। तो मतलब रोशनदान और खिड़की का होना इसीलिए ज़रूरी होता है। तो यही क्या है कि इसी को प्लीनम सिस्टम बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि निर्वातक पंखे, क्या देखेंगे, अब हम देखते हैं कि निर्वातक पंखे, इसे क्या बोलते हैं, इसे वैक्यूम पंखे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैक्यूम, और इसी को एग्जॉस्ट फैन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एग्जॉस्ट फैन। और ये क्या करती है, ये फैन, इस फैन का क्या काम होता है, इसको हम देखते हैं कि ये अशुद्ध वायु को खींचकर कमरे से बाहर निकालते हैं, और जैसे ही अशुद्ध वायु बाहर जाएगी, जैसे ही अशुद्ध वायु बाहर जाएगी, और तो वहाँ पर जो खाली जगह बचेगा, तो शुद्ध वायु, जैसे ही अशुद्ध वायु बाहर जाएगी या अशुद्ध वायु वहाँ से हट जाएगी, तो क्या होगा, शुद्ध वायु उसका जगह ले लेगी, ठीक। तो एग्जॉस्ट फैन क्या करता है, अभी आप देखिए कि एग्जॉस्ट फैन जो लगे होते हैं ये ज़्यादातर जैसे किचन में, जहाँ से धुआं वगैरह, जैसे जो भी खाना वगैरह बना रहे हैं उसके धुएं जो निकलते हैं उसको हटाने के लिए, उसको निकालने के लिए वहाँ पर लगे होते हैं, वहीं उसी के आसपास लगा होता है। क्यों, क्योंकि वह उस जो भी मतलब आप तेल मसाला इस चीज़ों का जो धुआं होता है उसको पूरा किचन जो है वो गंदा ना हो, इसके लिए वहीं पर लगाए जाते हैं कि वो उसको खींच कर बाहर फेंक दे, उसको खींच कर वो बाहर फेंक दे। तो यही काम है एग्जॉस्ट फैन का, कि ये क्या करती है कि अशुद्ध वायु को खींचकर बाहर निकालते हैं, और जैसे ही अशुद्ध वायु बाहर जाएगी तो शुद्ध वायु अपने आप उसका अपना स्थान ग्रहण कर लेगी। यही क्या है कि इसी को बोलते हैं कि क्या बोलेंगे कि एग्जॉस्ट फैन, वैक्यूम पंखे या निर्वातक पंखे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या बोलेंगे कि वातानुकूलन। क्या बोलते हैं, वातानुकूलन। ये वातानुकूलन क्या है, वातानुकूलन क्या है, इसी को एसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसी। अब एसी से कौन सी गैस निकलती है, सीएफसी। कौन सी गैस निकलती है, सीएफसी। और इसका फुल फॉर्म क्या है, क्लोरो कार्बन। एसी में क्या है कि ये क्या है, ये कि इसका फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरो कार्बन है। क्या है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ये क्या है कि वर्तमान में नवीनतम
संवातन की पद्धति है। वर्तमान में ये नवीनतम संवातन की पद्धति है। एक तरफ से इसमें क्या होती है, एक तरफ से ठंडी हवा आती है और दूसरी साइड से बाहर जाती है। बाहर जाती और इसमें जो शुद्ध वायु होती है, मतलब ये एक तरफ से ठंडी हवा, यानी जो ठंडी हवा आ रही क्या है, शुद्ध वायु है। ठीक, शुद्ध वायु को इस तरीके से थोड़ी ना होता है कि जैसे ये एसी है, ये एसी है ना, इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से कुछ बना होता है। तो ये क्या है, एक तरफ से जब जैसे ठंडी हवा आई और तो वहाँ पर ये मतलब जब शुद्ध वायु जो होती है उसको कई प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, वही उसी को वो क्या करता है कि ठंडा करता है, खूब ठंडा करता है। उसके बाद वो कमरे में उसको देता है। तो ये क्या, एक तरफ से ठंडी हवा, एक तरफ से शुद्ध वायु आई, वो कई प्रोसेस से होकर गुजरती है, तब वही कहीं कमरे में वो आती है। तो ये क्या है, यही वातानुकूलन एसी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसी बोलते हैं। एसी से कौन सी गैस निकलती है, कौन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मिश्रित व्यवस्था। क्या है नेक्स्ट कि मिश्रित व्यवस्था। मिश्रित व्यवस्था, तो इसमें क्या होती है, ये मिश्रित व्यवस्था है, जैसा कि नाम से भी है। इसमें क्या होता है, इसमें प्लीनम और एग्जास्ट दोनों लगे होते हैं, मतलब कि शुद्ध वायु प्रवेश करता है और अशुद्ध वायु एग्जास्ट के द्वारा, एग्जास्ट जो है अशुद्ध वायु को खींच लेता है और प्लीनम जो होता है ये शुद्ध वायु को तेजी से पटक देता है। तो इसमें क्या होते हैं कि ये मिश्रित व्यवस्था है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि संवातन का होना बहुत ज़रूरी है। संवातन कहाँ कहाँ होना चाहिए, संवातन होने से ना होने से कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। और संवातन में हमने क्या देखा, प्राकृतिक देखा, कृत्रिम देखा। और प्राकृतिक में हमने 3 देखे, कौन कौन से थे, नहीं 4 देखे, कौन कौन से थे कि चूसण, विसरण, संवहन, और क्या देखा था हमने, पारगामी, जिसको बोलते हैं क्रॉस वेंटिलेशन। ठीक, पारगामी संवातन। और उसके बाद हमने कृत्रिम में क्या देखा था कि प्लीनम सिस्टम देखा था। क्या देखा था, प्लीनम सिस्टम। और क्या हमने देखा है कि प्लीनम सिस्टम, मिश्रित व्यवस्था, वातानुकूलन, यही सब हमने इसमें भी देखा। अब ये क्या है, ये संवातन का चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम लोग रसोई घर देखेंगे। क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी कि मकान बनाने के लिए घर और मकान होते क्या हैं, घर और मकान में अंतर क्या होता है। फिर हमने घर और मकान में कि मकान बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक हम ज़मीन का निर्धारण कैसे करेंगे, हम किस स्थान पर हमको प्लाट लेना चाहिए, किस स्थान पर हमको मकान बनाने चाहिए, हमको मकान किस तरीके से हम नक्शा पास करवाएंगे। इस तरीके से नहीं जैसे जिधर जिस तरीके से रूम निकल रहा है तो हम निकाल दें, नहीं, हमको किधर की तरफ रसोई घर होना चाहिए, कहाँ किस तरीके से कौन सा स्थान, कहाँ पर भोजन के लिए कक्ष होना चाहिए, कहाँ पर स्टडी पढ़ाई के लिए रूम होना चाहिए। मतलब इस तरीके से कई प्रकार के हम उसको नक्शा पास करवा के उसके बाद हम उसके मानचित्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर हमने देखा एक मकान को बनाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है, किस मिट्टी पर हम घर बनाएं, हमने मिट्टी के बारे में जाना। और मकान में क्या क्या यूज़ होता है, कि सिर्फ मकान में इस तरीके से हमने इतना कर लिया कि मकान बन गया, नहीं, उसके लिए ईंट का ज़रूरत पड़ती है, ईंट की ज़रूरत पड़ती है, सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है, ग्लास की ज़रूरत पड़ती है, प्लास्टिक की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ा।
उसके बाद हम लोगों ने अब क्या पढ़ा था, हमने संवातन पढ़ा था। पहले हम लोगों ने क्या वायु के बारे में देखा, वायु गैस कौन कौन सी होती है, किस तरीके से होती है, वायुमंडल में कौन सी गैसें पाई जाती है। और हमने एक चीज़ पढ़ा था 3R और 4R के बारे में पढ़ा था। क्या देखा था? 3R और 4R। और हमने कि कौन सा कूड़ा किस डस्टबिन में डालना चाहिए, कि गीला कूड़ा किस में डालना चाहिए और सूखा कूड़ा कहाँ डालना चाहिए। हॉस्पिटल में कौन कौन से डिब्बे होते हैं, काले रंग का डस्टबिन होता है, इसमें कौन से कूड़े डालने चाहिए। मतलब इस तरीके से हम लोगों ने कई तरीके से मतलब क्या क्या कूड़ा कहाँ किस तरीके से डाला जाता है इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि आज हमने क्या देखा, संवातन के बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे कि रसोई घर क्या होता है, और उसको रसोई घर कितने मतलब रसोई, क्योंकि रसोई घर ही अगर आपका सही रहेगा, वहाँ पर ही खाना बनते हैं, खाना बनाया जाता है। एक मतलब गृहिणी अपना कार्य वहीं से शुरुआत करती है। सुबह होती है, जिसको जो भूख लगी, जो इच्छा हुई, अपना किचन से ही उसकी शुरुआत होती है। तो किचन ही अगर सही तरीके से रहेगा, किचन सही तरीके से नहीं रहेगा तो सबका स्वास्थ्य कैसे रहेगा, क्योंकि वही तो सबका स्वास्थ्य ठीक ठाक नहीं रहेगा, क्योंकि वहीं से तो खाना बनता है जो कि हम खाते हैं और हम स्वस्थ रहते हैं। तो वहाँ किचन में वेंटिलेशन की सुविधा होनी चाहिए, उसका कुकिंग रेंज मतलब कि कार्य को आसानी से किया जा सके, उसमें समय की शक्ति की इस सब चीज़ों की बचत हो सके, ऐसा किचन चाहिए। किचन भी कई प्रकार के होते हैं कि यू आकार का, एल आकार का, 1 दीवार वाला, 2 दीवार वाला, द्वीप, प्रायद्वीप, इस तरीके से हम किचन के कई प्रकार के बारे में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में इतना पढ़ा। अब हम नेक्स्ट क्लास में रसोई घर के बारे में डिस्कस करेंगे।